हेलो डी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर की एनसीईआरटी को रीड किया जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। इससे पहले दो पार्ट आ चुके हैं, दोनों का लिंक ऊपर आई बटन के अंदर दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके अंदर सबसे पहले आता है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शोज ए रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। सही बात है, पूरे वर्ल्ड के अंदर प्लांट एनिमल की डाइवर्सिटी सेम नहीं है। For many groups of animals and plants, there are interesting patterns in diversity. The most well known being the latitudinal gradient in the diversity. बहुत से पैटर्न है डाइवर्सिटी के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है latitudinal gradient. In general, species diversity decreases as we move from the equator towards the pole. कह रहा है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ आएंगे अर्थ के, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो जो कंट्रीज पोल के साथ में है और जो कंट्री इक्वेटर के साथ में, उनके अंदर डाइवर्सिटी का बहुत फर्क है। पोल की तरफ डाइवर्सिटी कम होती रहती है। विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, ट्रॉपिक्स हार्बर्स मोर स्पीसीज देन टेम्परेट एंड पोलर एरियाज। कह रहा है कि जो ट्रॉपिक्स है उसके अंदर टेम्परेट और पोलर एरिया से ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 species of birds, while New York at 41 degree north has 105 species. Greenland at 71 degree north only 56 species. India, with much of its land area in the tropical latitude, has more than 1200 species of birds. इसमें बताया गया है कि अलग अलग कंट्री के अंदर किस किस की स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है। जैसे कोलंबिया की बताई गई है कि 1400 बर्ड स्पीसीज है, न्यूयॉर्क के अंदर 105 है, ग्रीनलैंड के अंदर 56 स्पीसीज हैं और इंडिया के अंदर 1200 स्पीसीज है। किस बेसिस पे है कि ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, ठीक है, उस बेसिस पे, लैटिट्यूड के बेसिस पे ये बताई गई हैं। A forest in tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in temperate region like the Midwest of the USA. कह रहा है कि इक्वाडोर जो है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, इसके अंदर जो फॉरेस्ट है उनके अंदर 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है एज कम्पेयर टू मिडवेस्ट ऑफ USA रीजन के जो फॉरेस्ट हैं उनसे। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका है द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। इट इज़ होम टू मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, 300 स्पीसीज ऑफ फिशेज, 1300 of birds and 427 of mammals and 427 of amphibians, 378 of reptiles and of more than 1,25,000 invertebrates. अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीसी डाइवर्सिटी है और ये बताया भी गया है कि प्लांट्स की कितनी। ये डाटा आपको याद होना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे क्या है, इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव proposed various hypotheses. Some important ones are speciation is generally a function of time, unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in the past. Tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years. कह रहा है कि जो कुछ इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी है कि इन एरिया के अंदर इतनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर डिफरेंस क्यों है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। किसी ने बताया कि ये स्पेसिएशन है, पहली जो बताई गई कि स्पेसिएशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो स्पेसिफिकेशन आया है, अलग अलग जो स्पीसीज बनी हैं, ये टाइम, ये फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी टाइम के साथ में अलग अलग जो स्पीसीज इवॉल्व हुई हैं। जिस एरिया को ज़्यादा टाइम मिल गया वहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज इवॉल्व हो पाई हैं। इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, यानी उनके पास काफ़ी टाइम था कि वो स्पीसीज के अंदर डाइवर्सिफाई हो सके, काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज वहाँ पे पैदा हो पाई। उसके बाद में दूसरी हाइपोथेसिस क्या है कि ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल। कह रहा है कि जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है वहाँ पे लेस डिस्टर्बेंस होती है, इसके कारण वहाँ पे जो स्पीसीज है वो ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट हो पाती है। रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, यानी वो कॉन्स्टेंट रहती है, ज़्यादा उनके अंदर चेंजेस नहीं आते एज कम्पेयर टू टेम्परेट वंस, एंड लीड्स टू ए ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी, जिसके कारण वहाँ की जो स्पीसी डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद में है there is more solar energy available in the tropics which contributes to higher productivity, thus in turn might contribute indirectly to greater diversity. तीसरा क्या बताया गया है कि जो सोलर एनर्जी अवेलेबल है ट्रॉपिक्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, वो हायर है, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी हायर होती है और वो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है डाइवर्सिटी को। अब दूसरी है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स। ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशंस इन द wilderness of South American jungles, the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt observed that within a region, species richness increased with increasing explored area, but only up to a limit. कह रहा है कि जैसे जैसे मान लो हम एक फॉरेस्ट के अंदर चले गए, यदि हम कम एरिया के अंदर उसके अंदर जाएंगे तो हमको कम स्पीसीज मिलेंगे। जैसे जैसे हम फॉरेस्ट के अंदर आगे जाते जाएंगे वहाँ पे हमको ज़्यादा स्पीसीज मिलेंगे, लेकिन बट ओनली अप टू ए लिमिट, एक वो लिमिट तक ही स्पीसी डाइवर्सिटी बढ़ेगी जैसे जैसे हम फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे। इन फैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ टेक्साज एंड जो इसमें प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेज टर्न्स आउट टू बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, जो रिलेशनशिप है स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच में, उनका जो ग्राफ आएगा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। यहाँ पे देखिए इस ग्राफ की बात हो रही है, यहाँ पे जो ये
स्लोप आ रहा है, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। जब हम स्पीसीज रिचनेस के बीच में और एरिया के बीच में हम ग्राफ ड्रा करेंगे तब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है, पेपर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाएगा, कोई भी एक कॉलम मिस कर देंगे तो आपको वो फिल करना होगा ऑप्शन से। या ये इक्वेशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, यही पूछ ली जाएगी। एस से स्पीसीज रिचनेस, ए से एरिया, जेड से स्लोप ऑफ द लाइन, जिसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। Ecologists have discovered that value of Z lies in the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic groups or the region. Whether it is the plant in Britain, birds in California, mollusks in New York State, the slope of regression line are amazingly similar. कह रहा है कि जो Z लाइन है, जो Z है रिग्रेशन कोफिशिएंट, उसकी जो रेंज रहती है 0.1 से 2% रहती है। प्लांट जो हैं ब्रिटेन के अंदर उनकी, बर्ड्स जो कैलिफोर्निया में है, मोलस्क न्यूयॉर्क में, सबका जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन है वो सिमिलर ही मिला है। But if you analyze the species area relationship among very large areas like the entire continent, you will find the slope of the line to be much steeper. Z value is in the range of 0.6 to 1.2. For example, for frugivorous fruit-eating birds and mammals in the tropical forest of different continents, the slope is found to be 1.15. कह रहा है कि यदि हम एक लार्ज एरिया के ऊपर बात करें, एक इंटायर कंटिनेंट को हम ले लें और लार्ज एरिया के ऊपर बात करें, तो जो स्लोप की वैल्यू है वो स्टिपर हो जाती है, यानी वो इंक्रीज हो जाती है, किससे 0.6 टू 1.2 तक भी चली जाती है। और ये वैल्यू बताई भी है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर जो मैमल्स हैं और बर्ड्स के बीच में है वो 1.15 आई है।